जिन लोगों के बीच में भ्रम फैला के, नफरत फैला के आज फिर से उसी एजेंडे के तहत और उसी ट्रेंड के तहत भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों के बीच में लोगों को बांटकर वोट मांगने का काम कर रही है। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है देखिए, और लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है, जब महिलाएं त्रिस्तरीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ती हैं तो उनके हाथों से पर्चा खींचने का काम करती है, उनकी साड़ियां तक खींचने का काम करती है। तो ये सोच का अंतर है। तो सिर्फ एक टैगलाइन देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो जाता है। इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, दैनिक जिलों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। इस वक्त हम लोग हैं जनेश्वर मिश्र पार्क पर, और जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर है हमारे साथ समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री निधि यादव। संभावित तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में निधि यादव जी को प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी पेश करेगी। निधि यादव जी, दैनिक जिलों में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने स्थान चुना है यहाँ पे आज इस इंटरव्यू के लिए, जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने, ये समाजवादी पार्टी की ही देन है कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर कहीं है तो वो आज लखनऊ में है, और वो समाजवादी पार्टी की देन है। मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने MBA किया है और मैंने एक कॉर्पोरेट फर्म में दिल्ली में नौकरी की 3 साल, वो मैंने छोड़ा। उसके बाद मैं एजुकेशन के फील्ड से भी जुड़ी, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी मैंने देखे, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो लॉ के प्रोग्राम्स, तो उसको मैंने देखा। लेकिन जब भी मैंने नौकरी की, मुझे लगता है बचपन से ये संस्कार रहा कि जब हम सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी को देने का भी जज्बा होना चाहिए, और हमारी पढ़ाई लिखाई का असली मायने तभी है जब हम समाज को भी उतना ही देने का काम करते हैं। तो इसी जज्बे के साथ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मैंने भी इच्छा जाहिर की कि मैं राजनीति में सक्रिय रूप से अपना योगदान करना चाहती हूँ। और इसी बात को लेकर जब मुझे मौका मिला, मुझे यहाँ पे पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का सदस्य नामित किया गया, और फिर मुझे मौका मिला 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने का। चुनाव तो चूंकि बहुत कम वक्त में मैंने लड़ा और विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन चुनाव में हमने सीखा बहुत कि हार के बाद भी जिस तरह से जनता का लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिला, वो हमेशा मुझे प्रेरित करता रहा कि आगे भी हम लोग राजनीति का कभी अंत नहीं होता, और अगर हम इसी तरह मेहनत लगन से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने जो उद्देश्य उसमें सफल जरूर होंगे। राजनीति में आने से पहले आप, जैसे आपने खुद भी बताया कि गुड़गांव से आपने MBA भी किया था फाइनेंस और मार्केटिंग से, उसके बाद आपने SBI लाइफ इंश्योरेंस NRI के लिए मेरे ख्याल से सर्विसेज पे मैनेजर भी नहीं थी आप, ठीक है। एक उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ये सवाल मेरा ये है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके काफी चर्चा रहा है। अभी मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का एक बिल भी लाया जाने वाला था, और उसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन जो है वो कितना सही है, या कितना, आपको क्या लगता है उसके बारे में? आपने नजदीकी से देखा है उस चीज को? चूंकि मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई थी, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक के माध्यम से जो गरीब तबका है उस तक सरकारी योजनाएं उन तक पहुंचती हैं। चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आप ले लीजिए, जितने भी बैंक्स हमारे सरकारी हो या सह सरकारी बैंक जो होते हैं उसके माध्यम से पहुंचते हैं। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन इन्हीं बैंक्स का अगर हो जाता है तो आज जितने भी प्राइवेट बैंक है आप देखिए, उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है या उनका मिनिमम बैलेंस जो होता है, गरीब आदमी को कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी होगी अगर वो प्राइवेट बैंक्स खुल जाते। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहाँ पे नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर सरकारी संस्थाएं प्राइवेट होती हैं तो आरक्षण पे भी बहुत भारी मार होगी। जो सामाजिक न्याय परक नौकरी देने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है वो उस पर बहुत बड़ा चोट होगा। एक सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर ये उठता रहता है कि जो भी योजनाएं ये लेके आ रहे हैं भाजपा, इसका श्रेय जो होता है समाजवादी पार्टी ले लेती है। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, क्रेडिट पॉलिटिक्स जिसको नाम भी दिया गया है, वो कितना सही है, कितना गलत है? क्रेडिट पॉलिटिक्स की अगर शुरुआत कही जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बहुत हास्यास्पद है कि वो कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं को समाजवादी पार्टी ने अपना नाम लिया। अगर वो कहेंगे आज की जनेश्वर मिश्र पार्क भारतीय जनता पार्टी की देन है तो क्या ये बेमानी नहीं होगा? अगर वो कहेंगे कि जो लखनऊ मेट्रो चली वो उनकी देन है तो वो तो समाजवादी पार्टी की देन है। चाहे आप देख लीजिए लैपटॉप वितरण की बात हो, चाहे आप JPNIC सेंटर देख लीजिए, आप गोमती रिवर फ्रंट देख लीजिए,
लीजिए तमाम ऐसी योजनाएं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो ये विजन चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हो, जो ये विजन चाहे लैपटॉप वितरण का हो, टैबलेट वितरण का हो, जितनी भी ये योजनाएं थी, ये विजन माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के ही दिलो दिमाग में थी और उन्होंने उसको धरातल पे करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। आज पूर्ण बहुमत की सरकार के 5 साल हो गए हैं, लेकिन आप देखिए, आप पूरे लखनऊ में जाइए, आप पूरे प्रदेश में जाइए, आज कोई ऐसी एक भी योजना नहीं है जिसपे भारतीय जनता पार्टी कह सके कि हमने ये काम किया और आप हमारे काम पे हमको वोट दीजिए। आज झूठे नैरेटिव, झूठे वादे करके, जिन लोगों के बीच में भ्रम फैला के, नफरत फैला के, आज फिर से उसी एजेंडे के तहत और उसी ट्रेंड के तहत भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों के बीच में लोगों को बांटकर वोट मांगने का काम कर रही है। 2017 के जब विधानसभा चुनाव होते आपको मौका मिला, उसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया था और उस दौरान से लेके अब तक 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो आपने वहां से लेके अब तक का जो आपका जो जमीनी स्तर पे आप गई होंगी, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो जमीनी स्तर पर जो पृष्ठभूमि जो उसकी तैयार हो रही है, वो इतनी मजबूत है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को टक्कर दे पाएगी? आज जो चुनाव 2022 के हो रहे हैं, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। देखिए, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का चुनाव है। चूंकि मेरी विधानसभा बहुत ही ग्रामीण विधानसभा है, पूर्ण रूप से मैं लोगों से मिलती हूँ वहाँ पे, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बेरोजगार, जितने वहाँ पढ़े लिखे मुझे बेरोजगार साथी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी तरह से निर्भरता आज सरकार के ऊपर है। चाहे उनको कोई सुविधा मुहैया कराई जाए, चाहे अभी कोविड में आपने देखा 2 साल में किस तरह से आम जनता परेशान हुई और सरकार की जो नाकामियां थी वो उजागर हो गई, कि सरकार कितनी नाकाम है, या सरकार की सुविधाएं, जो उनके संसाधन है, वो जनता को कहीं से भी राहत देने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये कोविड महामारी जो आई, उस सरकार की नाकामियों को उजागर किया और जनता परेशान हुई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ वो झूठ के दम पे, चाहे बेरोजगारी आप देखिए, आज जिस तरह से लखनऊ की सड़कों पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, 69,000 भर्ती की आप बात कर लीजिए। अभी टीईटी की परीक्षा हुई, एक महिला के पास में गई, वो टूटे से घर में रहती थी और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई आपको तो मुफ्त का गेहूं चावल और नमक मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि गेहूं चावल से जिंदगी बसर नहीं होती है। मेरी बेटी थी, वो परीक्षा देने गई, उसका पैसे लगे, वो लौटकर जब आई और परीक्षा जब पर्चा लीक हो गया, तो सोचिए, मेरे जीवन में हमें एक आशा थी कि बच्ची अगर परीक्षा देती है, सफल होती है, एक सरकारी नौकरी उसको मिलती है, तो शायद पूरे परिवार का जीवन यापन मुश्किल से, थोड़ा मुश्किल दौर हट जाएंगे उनके जीवन में। लेकिन ये सरकार सिर्फ मजाक बना रही है। उन्होंने कहा 26 दिसंबर को कराएंगे, फिर उन्होंने कहा कि अब 22 जनवरी को कराएंगे। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, देखिए, और लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है। हांडिया विधानसभा सीट से आप विधानसभा चुनाव संभावित तौर पे आप लड़ेंगी। अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो आपका हांडिया पर्टिकुलर विधानसभा सीट के लिए डेवलपमेंट प्लान क्या होगा? हंडिया में खासकर देखिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो वही समस्याएं हैं जो एक ग्रामीण विधानसभाओं में होती हैं। कहीं पे नाली की समस्या है, तो कहीं पे बिजली की समस्या है, कहीं पे आप देखिए जो रोड की समस्या है, सड़क की समस्या है। ये सब समस्याएं जो हमारे हंडिया विधानसभा में, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कोविड के दौरान हमने देखी कि वहाँ पे चिकित्सा को लेके सरकार की बहुत ही ज्यादा उदासीनता है। वहाँ कोई भी एक बढ़िया अस्पताल नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जब हंडिया विधानसभा में हम चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी जीत कर आती है, तो वहाँ पे एक अच्छा, बेहतर और अस्पताल जिसमें सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जनता को और उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा जब इस तरह की महामारी या कोई भी समस्याएं उनके सामने आती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव जब होने वाले थे, तो उससे पहले शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे। ठीक है, हालांकि अब दोबारा उनका गठजोड़ हो गया है और दोबारा ये लोग लड़ेंगे चुनाव। लेकिन उस वजह से एक सवाल ये भी उठ रहा था कि समाजवादी पार्टी जब सरकार है, तो उसका सत्ता के केंद्र कई सारे अलग अलग हो गए हैं। तो आपको क्या लगता था कि ऐसा वाकई में है अंदर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और मुझे लगता है उनके नेतृत्व में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, जितने भी गठबंधन में दल आए हैं, उनको उनके नेतृत्व पे भरोसा है, यकीन है और उनके इस भरोसे, यकीन पे ही आस्था जताते हुए उन्हें पार्टी से गठबंधन किया है। आने वाले दिनों में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी उस पर अमल करेगी और गठबंधन में जितने भी दल हैं उस पर अमल करेंगे। गठबंधन की जैसे बात करें तो फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किया गया था,
सफल नहीं रहा था इतना। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ भी किया था, वो भी इतना सफल नहीं रहा था। इस बार हालांकि बड़े कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है। तो इसका क्या लग रहा है कि क्या असर रहेगा? राजनीति में देखिए गठबंधन होते रहते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी ने किए हों, चाहे अन्य दलों ने किए हों। गठबंधन होते भी रहते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी नहीं सफल होते हैं। पिछले बार के जो 2-3 चुनाव हमने देखे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को झूठ बोलकर, कभी उन्होंने कहा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, तो उन्होंने नहीं दिए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हर साल हम 70 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कहा अगले 5 वर्षों में आप 2 करोड़ नौकरी जनता को देंगे, और आज जब सदन में सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं आपने 4 लाख नौकरी दी। तो जनता आपके झूठ को समझ चुकी है। आपने कहा था कि आप महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जिस तरह से हाथरस की बेटी को रात को 3 बजे केरोसिन डाल के, आप देखिए संविधान में जीने के हक के साथ साथ एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल डेथ की भी बात कही जाती है कि आपको उसको भी दिया जाएगा, लेकिन आपने केरोसिन से जला के उस बच्ची को मार दिया। तो आज महिला सुरक्षा पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। आज बेरोजगारों की समस्याओं को निपटने में बुरी तरह से फेल है। आज आम जनमानस की जितनी समस्याएं हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विफल है, और जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले समय में जिस पार्टी ने विकास किया था 2012 से लेकर 2017 तक, अगर महिला सुरक्षा की हम बात करें तो हमने 1090 हेल्पलाइन की शुरुआत की थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्हीं 1090 में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो महिलाएं काम कर रही थी, उनको अपनी सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए भी आंदोलन और धरने तक करने पड़ गए। आप देखिए, जो समाजवादी पार्टी 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी ने बच्चियों को लैपटॉप देकर उन्हें एम्पावर करने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक भी बच्चे को लैपटॉप नहीं दे पाई है। ये सिर्फ झूठे वादे करने वाले लोग हैं। टैबलेट पे आए हैं ये टैबलेट पे आए हैं, लेकिन अभी भी, अब तो चुनाव सर पे है, आप कब देंगे ये टैबलेट? आप बताइए। बच्चों की छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आपने एंड्रॉइड की आप बात करते हैं, आप बताइए गाँव में आप जाइए, कितने लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स होते हैं? आपने सडनली पहले तो आप लेकर आए कि फ्री कॉलिंग, और अभी आप गांव में अगर आप जाएंगे, हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि 100 का रिचार्ज आज 200 रुपए का हो गया है। तो महंगाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हर व्यक्ति को नहीं छू रहा है। हर आदमी इससे पीड़ित है, हर महिला इससे पीड़ित है, बेरोजगारी से हर नौजवान पीड़ित है। आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह से जनता अपना जो भी फैसला देगी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में होगा। समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी मूल्यों को मानने वाली पार्टी है। लोहिया जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मूल्य आता है, अगर समाजवाद में आप देखिए तो महिला और पुरुष की समानता की बात तो हमने हमेशा से की, और जब उनको ग्राउंड रूट लेवल पे आप एम्पावर करेंगे और जब उनको सशक्त करेंगे, तभी महिला सशक्तिकरण की बात आप कर सकते हैं। सिर्फ एक टैगलाइन देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो जाता है। गाँव में रहने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरमेंट आप दीजिए, गाँव में रहने वाली बच्चियों को आप पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जब आप उनको शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, तब लड़कियां सशक्त होंगी। सिर्फ कोई एक लाइन बना लेने से या फिर उससे मोटिवेट करने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात कही है और करी है। सुरक्षा उन्होंने प्रदान की है। जब महिला शिक्षा की बात आती है तो आदरणीय नेताजी ने असेवित विकास खंडों में सबसे पहले महिला विद्यालय खोलने की शुरुआत नेताजी ने की थी। शौचालय, जो कि सबसे बड़ा स्वच्छता के लिए आज एक अभियान चल रहा है, अगर किसी ने शुरुआत की तो माननीय नेताजी की देन थी। जिस तरह से हमारी पार्टी ने हमेशा जो बहादुर बच्चियां हैं या फिर जो समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देके प्रेरित करने का काम किया था। और वहीं आज भारतीय जनता पार्टी है, जब महिलाएं त्रिस्तरीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ती हैं तो उनके हाथों से पर्चा खींचने का काम करती है, उनकी साड़ियां तक खींचने का काम करती है। तो ये सोच का अंतर है। सिर्फ बोलने से सशक्त नहीं हो जाती है महिलाएं। महिलाओं को आप उनको शिक्षा दीजिए, आप उनको सुरक्षा दीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए, तब जाके महिला सुरक्षित भी होगी, सशक्त भी होगी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त किया है। एक ओवरऑल अगर हम प्री प्रेडिक्शन की अगर बात करें कि मतलब चुनाव के नतीजे होंगे, तो आपको कितना लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आएंगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार ये कहा भी है, इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, आम जनता का भी यही मानना है कि इस बार सरकार बदलेगी और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो ये थी निधि यादव जी हमारे साथ, जिनका कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने जवाब दिए
उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो पार्टी है वो लगातार विकासशील हो रही है, लगातार महिलाओं के लिए हो, गरीब के लिए हो, किसानों के लिए हो, उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। पूरा दावा है उनका कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ ये उतरेंगी और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। मैं अभिषेक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।